This video is made as a tribute to my father, Shri Shamlal Gupta, as we used to call Bauji, a great visionary and a man of truth. The life of Bauji and growth of publishing in India complements each other, as he was the towering personality behind Indian publishing. In 1912, he was born in the family of illustrious revolutionary of Indian independence, Master Amir Chand, who was hanged in the famous Lord Hardinge bomb case on 8th May 1915. Master Amir Chand was Bauji's grandfather and father of Shri Sultan Chand Ji, who was his uncle. Shri Sultan Chand was the adopted son of the great martyr Master Amir Chand. Bauji's childhood was lived under British rule. His father, Shri Niranjan Lal Ji, who was my grandfather, died when he was only 5 years old, and his mother, Shrimati Gomti Devi, who was my grandmother, died when he was only 18 years old. He had his initial education in commercial and Ramjas schools. Later, he got his diploma in commerce from the Government Polytechnic in Kashmiri Gate, Delhi. Bauji got married to my mother, Shrimati Rajrani, in 1928 at the age of 16. We were 2 brothers and 5 sisters, Rajendra, myself, Chandrakanta, Bimla, Veena, Madhu and Rajni. Out of the 7 siblings, only Veena, Madhu and I am alive. हमारे पिताजी यानी बाबूजी बहुत सज्जन आदमी और नेक दिल के इंसान थे। वो बहुत कर्मयोगी और अथक परिश्रमी थे। वो सादे जीवन में ही विश्वास रखते थे और हम लोगों को भी वैसी उन्होंने शिक्षा दी। और शिक्षा के केंद्र में वो बहुत आगे बढ़े। उन्होंने एस चांद एंड कंपनी खोली और शाहदरा कॉलेज भी खोला उन्होंने। जब जमुना जी में फ्लड आता था तो हम लोगों को लगा के रसोई में रोटियां बनाते थे और खूब सारी बना कर के वहाँ बांट के आते थे बाढ़ एरिया में। तो उनसे हम काफ़ी कुछ सीखे और सादा जीवन ही व्यतीत करते थे वो, और हम लोग भी वैसे ही रहे। और उन्होंने ड्राइंग रूम में एसी लगवाया, तो हम उन दिनों कभी हमने एसी यूज़ ही नहीं करा। उन्होंने लगवा लिया, ना वो खोलते थे ना हमने कभी इस्तेमाल किया। फिर शादी के बाद जब हम गए तो हमारे कमरे में एसी था, तो हमने खोला तो हमें ध्यान आया कि वहाँ पर भी लगा हुआ था। तो और जब मैंने इंटरमीडिएट करी तो मैं मॉर्निंग में उठ कर के और पढ़ाई करती थी, रटाफिकेशन जैसे करते हैं। तो 4 बजे उठ के तो वो देखते थे, बहुत खुश होते थे। इन बातों का उनका बड़ा ध्यान आता है। और जो मॉर्निंग वॉक के लिए वो फिरोजशाह कोटला जाते थे तो हम भी उनके साथ जाया करते थे और घूमते थे वहाँ पर। तो जब घर आते थे तो हम अपने लिए सिलबट्टे पे ठंडाई घोटते थे और वो बड़े देखते थे, खुश होते थे हम लोगों को। तो बस यही उनका एक तरह से जीवन रहा है। और हमारे भाई लोगों ने भी एस चांद संभाला और उनको भी आगे बढ़ाया। फिर
हमारा भतीजा है वो देख रहा है, वो ये लिखे नहीं लिखे ये बात, और ऐसी उनकी यादें हैं जो अमिट है हमारे दिल में। Rajendra Kumar Gupta married Nirmala, have a daughter Neerja Jhunjhunwala, married to Dinesh Jhunjhunwala, have a son Gaurav and a daughter Nandita. मेरे बाबा जी लाला श्यामलाल जी वह एक कर्म योगी थे। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सब काम नियम से करते थे, नियम पे सोना, नियम पे उठना, नियम से रोज़ सैर जाना और नियम से ही ऑफिस जाना। मुझे तो बहुत प्यार करते थे। मैं उनके साथ हर संडे घूमने जाती थी राजघाट, क्योंकि वहाँ संडेज़ को समोसा मिलता था। और बाकी बच्चे भी छुट्टियों में जब घर पे आते थे, मेरी बुआ के बच्चे, वो लोग भी सब साथ में राजघाट जाते थे। और हर रोज़, हर गर्मियों की छुट्टियों में हम रात को इंडिया गेट जाते थे बाबा जी के साथ। वहाँ वो अपना ट्रांजिस्टर और पानी की बोतल लेके जाते थे और हम लोगों को आइसक्रीम खिलाते थे। बाबा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ना सिखाया, क्योंकि वो रीडर्स डाइजेस्ट सब्सक्राइब कर रखे थे। और उनसे मैंने सीखा कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और मैं बहुत छोटी थी जब श्यामलाल कॉलेज बना था, मैं उनके साथ वहाँ जाती थी और मैंने वह कॉलेज बनते हुए देखा है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है बाबा जी से, और आज हम जो भी हैं उनके कारण हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का। तो मेरी शादी हुई, मेरी सगाई हुई, ये मेरे ससुराल हांगकांग में था। तो उनको बड़ी चिंता हो गई कि ये कैसे जाएगी वहाँ, कैसे रहेगी। और ख़ास करके वो सब 5 भाई थे, तो बोले कि अनफॉर्चुनेटली मेरी सास गुज़र गई थी। तो मेरे को बोले एक दिन बुला के, बेटा, उनको ना हेमा मालिनी का बहुत फेवरेट हीरोइन थी हेमा मालिनी उनकी। तो मुझे बुला के बोले, तू है ना सत्ते पे सत्ता की हेमा मालिनी है। तो मैंने पहले सोचा ये क्यों बोल रहे हैं, फिर मुझे समझ में आया कि वो 5 भाई हैं और एक ससुर जी, 6 आदमियों के बीच में मैं जाऊंगी हांगकांग अकेली, उसके लिए मुझे बोल रहे थे तू हेमा मालिनी बन के जा रही है। तो ये सब याद आता है बाबा जी की बातें। And I married Savita. पूज्य बाबूजी मेरे ससुर जी थे और मैं उनकी छोटी बहू सविता गुप्ता। मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे बाबूजी एक युग पुरुष थे। उनकी सत्यता और ईमानदारी मेरे जीवन में हमेशा एक लक्ष्य बन के रही। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ऐसे पुरुष की छाया में रह रही हूँ जो मेरे बाबूजी भी हैं, पर मेरे आइडियल भी थे। क्योंकि मैं देखती थी कि सवेरे सवेरे सबसे पहले वो सारे नाश्ता ऑफिस जाना और सारा मॉर्निंग वॉक जाना और काम करना सब ऑन टाइम होता था। कभी भी उनको मैंने ये नहीं देखा कि जैसे कि हम लोग देर रात तक जागते थे, परंतु वो अपने समय पर चाहे पिक्चर देख रहे हों, चाहे किसी की मीटिंग में हों, चाहे घर में कोई मेंबर आया हुआ हो, वो अपने टाइम पर ही सोने चले जाते थे। मेरे को एक बात उनकी बहुत ध्यान आती है कि उनको पूजा पाठ का इतना शौक़ नहीं था, परंतु उनके कमरे के बगल में ही मेरा मंदिर था, जिसमें हम लोग सवेरे सवेरे मैं और भाभी जी, पूज्य भाभी जी निर्मला गुप्ता जी पूजा करते थे और घंटी बजाते थे, आरती करते थे। तो मैं सोचती थी, हम लोग डरते थे कि कहीं बाबूजी को बुरा तो नहीं लगेगा कि उनका कमरा बगल में और उनको पूजा इतनी पसंद नहीं है कि भाई पूजा पाठ में घंटी बजाई जाए और ये सब रिचुअल्स करे जाएं। तो भाई मेरे को डर भी लगता था आरती करते हुए। परंतु क्या हुआ, एक दिन की बात है कि हम लोगों ने वो पूजा जो है ना समय पर नहीं करी, कि यही सोच के कि बाबूजी बगल में हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इतने में बाबूजी ने मुझको और भाभी जी को बुलाया, पूछा, क्यों भाई आज पूजा नहीं होगी?
घंटी की आवाज़ नहीं आई। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबूजी को भी अच्छा लगता है हमारी पूजा करना। मैं तो सोचती थी कि बाबूजी को पूजा अच्छी नहीं लगती हमारी। तो बाबूजी हमारे जो थे एक बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। वो जितना जेंट्स को लड़कों को प्यार करते थे, जेंट्स को प्यार करते थे, अपने घर के बच्चों को प्यार करते थे, उससे भी ज़्यादा हम दोनों बहुओं को प्यार करते थे। वो हर बात में हमारी सलाह लेते थे, क्योंकि भाभी जी और मैं दोनों पोस्ट ग्रेजुएट थे। उन्होंने हिंदी में एमए करा था, मैंने इंग्लिश में। तो वो उनको इस बात का बहुत गर्व होता था, सबसे कहते थे कि मेरी बहुएं बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत समझदार हैं। तो हमें हमेशा उनका ध्यान आता है बाबूजी का कि उन्होंने हमें कितना प्यार और कभी कभी डांट से भी हमें रखा था। एक बार की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि करवा चौथ का दिन था। उस दिन कोई हमें मेहंदी वाला नहीं मिला, तो हमने दोनों ने मेहंदी नहीं लगाई। हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, अब क्या करना, घर पे ही तो रहना है, मेहंदी नहीं भी लगेगी तो कोई बात नहीं है। तो इतने में देखा मैंने बाबूजी ने आए, कह लेंगे भाई करवा चौथ है, तुम लोगों ने आज मेहंदी नहीं लगाई, क्यों करवा चौथ नहीं मनाना है आज? तो मैंने सोचा कि बाबूजी वैसे तो कुछ नहीं बोलते, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इनको ध्यान सारा रहता है कि भाई हमने क्या नहीं करा। तो ऐसे छोटी छोटी बातें, उनकी बहुत प्यारी बातें जो आदर्श भी हैं हमारी और एक स्वीट मेमोरीज़ भी हैं, मैं उनको कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मेरे आज भी वो आइडियल युग पुरुष है। Have a son Himanshu Gupta, his wife Ankita, son Aryan and 2 daughters Anandini and Rashika. Hello, this is Himanshu Gupta. I am the grandson of Mr. Lala Shamlal Gupta, who was the chairman and managing director of Eschan Group. मुझे थोड़ी सी उनकी यादें हैं, कुछ पुरानी यादें हैं, मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूं। अब दिवाली का मौका आ रहा है, अगले महीने दिवाली है, तो मुझे उनकी याद आ रही है दादाजी की, कि दिवाली के मौके पे कैसे मुझे वो पटाखे जलाने ले जाते थे खुद हर साल, और पटाखे जला के लाते थे और हम लोग साथ में पटाखे मिल के जलाते थे। वो बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं उनकी मेरी। सदर बाज़ार हम लोग जाते थे, वहाँ जाके खूब सारे मैं पटाखे लेता था। मैं उनको बोलता था कि जितने पटाखे मुझे और चाहिए, फिर मैं वो पटाखे ख़त्म कर देता था, फिर दिवाली के टाइम पे फिर मुझे और लेने होते थे। तो ऐसे ही चलता रहता था। तो दादाजी ने कभी मुझे मना भी नहीं किया। उसके बाद मुझे याद है उनको मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था, और स्पेशली उनकी फेवरेट जो थी वो टांगे वाली थी हमारी, हेमा मालिनी, शोले की। वो मूवी उनको बहुत पसंद थी। कम से कम मैंने उनके साथ शोले कम से कम नहीं तो 50 बार से ऊपर ज़्यादा देखी होगी। जब भी कोई मूवी उनको नहीं अच्छी लगती थी तो वो कहते थे मुझे कि शोले लगा दे और वही टांगे वाली का सीन लगा दो। तो मैं वही मूवी उनके साथ देखा करता था। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ देख के। मूवीज़ देखने का उनको बहुत शौक़ था। उसके बाद उनके साथ मुझे, जैसे मैं कभी भी जाता था, मुझे साइकिल लेनी होती थी, तो पहली साइकिल मुझे याद है वो मुझे लेके गए साइकिल दिलाने के लिए मार्केट के अंदर, और हमने फिर साइकिल पसंद करी, और साइकिल पसंद करके फिर मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया पूरा। फिर मैं गिरा भी उसके ऊपर, लेकिन काफ़ी उन्होंने मेरी हेल्प करी और साइकिल चलाना मुझे उन्होंने सिखाया। तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, मैं उनको याद करता हूँ। और मैं उनकी ये जो डेथ एनिवर्सरी आ रही है उस पर मैं उनकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। और दादाजी, जिनको मैं बाबा जी बुलाता था, उनकी मेमोरीज़ हमेशा मेरे दिल में है। एंड ही वॉज अ ग्रेट मैन, नॉट ओनली ही वॉज अ ग्रेट बिजनेस लीडर ऑल्सो, but he was a great person also. In 1931, Bauji joined his uncle Shri Sultan Chandji's bookshop at Fountain in Chandni Chowk as an apprentice. This bookshop was set up in 1917, the first and perhaps the only one of its kind in the city. When Bauji joined Sultan Chandji, the annual turnover of the firm was rupees 40,000. But his hard work and dedication bore fruits, and it went up to 2 lakhs rupees within a short period of time. The roots of Eschan go back to the British Raj days of the 1930s. When British Raj dominated publishing in India, books were mainly imported from England, and Indian authors had little chance to see their work in print. Driven by patriotism and nationalistic fervor, a man named Shamlal Gupta revolutionized the Swadeshi sentiment by giving Indian authors a voice.
मैं 1980 में जब श्यामलाल जी कंपनी के कोल्ड करते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तब उनके दामाद टी.एन. गोयल जो एरिया मैनेजर थे दिल्ली के, उनके थ्रू मैं बाबूजी से मिला और हमने अपनी बुक के लिए एक प्रपोजल रखा। पहली मुलाकात में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन हम पर डाला। ही वॉज रियली ए जीनियस। उस वक्त वो MP भी थे। तो हम उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा, भाई तुम जो कुछ लिखना चाहते हो मतलब वो किसके काम आएगा। हमने बताया कि हमारी कंपटीशन बुक्स होंगी और ये बुक्स जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स देंगे उनकी लिस्ट हमने पूरी उनको बता दी कि इस तरह से ये बुक्स हमारे लिए कामयाब होंगी। तो उन्होंने एकदम से कहा कि ठीक है, आप लिखना शुरू कर दीजिए और मैटर यहाँ भेजते रहिए और जल्दी से जल्दी हम बुक ले आएंगे। वो बुक अच्छी चलने के बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हम जाते थे, टी.एन. गोयल जी हमें साथ ले जाते थे, लाला बाबूजी इनकी ये किताब तो ख़त्म हो गई है, हमने इनको ये किताब और कह दी है, बता दी है। इस तरह से हमारी एस चांद पर किताबें छपती गई और उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ। उन्हीं के पास जाते थे, एक बार ज़रूर मतलब वहाँ बैठते थे बाबूजी के पास जा कर के और बताते थे, भाई कौन सी बुक आ रही है। बहुत लालायित रहते थे इस बात के लिए, कैसी चल रही है। टी.एन. गोयल से और दूसरे लोगों से पूछते थे कि भाई मतलब R.S. अग्रवाल की किताबें ठीक चल रही हैं। हाँ जी। फिर तो उन्होंने कुछ नहीं, कभी नहीं सोचा कि मैं किस बुक के लिए इनको ऑर्डर दूं, किसके लिए ना दूं, किस सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव जनरल हिंदी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, सारी बुक्स उन्होंने हमारी एस चांद ने उनके थ्रू मतलब हमारी छपती रही। और जब तक लाला जी रहे हमें टाइम पर रॉयल्टी मिलती थी और बहुत अच्छी रॉयल्टी मिलती थी। कभी उन्होंने पीछे मुड़ करके इस तरह से नहीं सोचा कभी भी। उस वक्त वो MP भी थे, राज्यसभा के मेंबर थे और काफ़ी अच्छा नाम था, लेकिन इतने एक्सपर्ट थे, हर चीज़ के बारे में यूँ पूछते थे, सर मैं ये बुक लाना चाहता हूँ। भाई तुम्हारी बुक दूसरे की बुक से किस तरह से अलग होगी, क्या खास मतलब तुम्हारी बुक में होगा जो दूसरों की में अभी तक नहीं है। तो बड़े मतलब बहुत अच्छे गुणी थे और हर एक चीज़ की परख बहुत अच्छी थी। इस तरह से एस चांद एंड कंपनी का सबसे बड़ा राज, इतनी इस्टेब्लिश्ड कंपनी हो गई थी कि एस चांद की टेक्स्ट बुक्स आती थी। जब हमने शुरू किया कंपटीशन वाली बुक्स, एक के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग और सारी किताब मतलब लगातार हम देते गए और ये वो छापते गए। बाबूजी का आदेश होता रहा। बस जिस दिन मरे उस दिन बिल्कुल सारा सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पिताजी चले गए। तो भाई उन्होंने, और जब तक कंपनी में रहे ऑथर्स इतने खुश थे उनके साथ, हर एक कहते थे बाबूजी ने मतलब उस किताब के लिए मना नहीं किया, उसके लिए मना नहीं किया, हर एक आदमी खुश था। Dear friends, my association with Lala Shyam Gupta ji began in 1980 when I started writing science books for S. Chand. Everyone knows how Lala Shyam ji established one of the most reputed and respected publishing houses in India, S. Chand and Company. By his sheer hard work, dedication, sincerity, and above all, for the cause of education in India. I have no hesitation in saying that he was Dhirubhai Ambani of the publishing world. Well, Lala Shyam Gupta was not only a great publisher, he was a doting father too. In fact, he was like a coconut. He appeared to be rough and tough from outside, but in the heart of hearts, he was a very soft man. I came to know of this great quality of his heart through an incident in the 1980s, which I would like to share with all of you. Well, I used to visit Lalaji's house along on Asaf Ali Road along with B.L. Threja ji, R.S. Khurmi and J.K. Gupta on Diwali day or before it.
He also used to enjoy our company. Once when we visited his home, we saw Lalaji sitting in the drawing room. He was very stressed and tense, looked like under depression. Well, we wished him happy Diwali in the usual Diwali mood, but his reaction this time was less than normal. He was looking at his watch and the telephone instrument lying nearby again and again. We could see that something was amiss. We tried to ask him, but all in vain. And then suddenly the telephone bell rang. Lalaji just jumped out from his seat, grabbed the receiver, and said loudly, "Tell me quickly, how is Raje Babu?" Though we could not hear the voice from the other side, but we could see a smile coming to Lalaji's face. And believe me, after that, the whole atmosphere in the room changed. We had now the usual Lalaji smiling, greeting us again, and offering us Diwali sweets. Actually, we came to know later on that on that very day, Lalaji's elder son, Rajendra Kumar Gupta, popularly known as Raje Babu, was undergoing heart surgery in USA. And Lalaji was really worried about his health. He was expecting a call from USA, which was being delayed. And when the call finally came and told him that the heart surgery had been successful, then we got Lalaji on the feet again. Now this incident gives an insight into the heart of a man who appeared to be rough and tough from outside. In fact, I found that Lalaji had a very soft heart. He had a very caring heart and a loving heart for his children. And that is what we know of Lala Shyamlal Gupta ji. In 1939, he published 2 books written by Indian authors Professor Bahal and A.L. Agarwal, and offered them for sale at lower than prevailing costs of the imported books. This sowed the seed for Bauji's company in the by-lanes of Chandni Chowk. In 1942, Bauji went to Lahore to open a branch of the firm. Sultan Chandji offered him a partnership. He worked with him till 1950. Bauji's life and business took a new turn and leap after 1951 when he took over S. Chand and Company. He set up its first printing press in 1960. Bauji agreed with Manakji Cooper Trust in Mumbai to become the exclusive publisher of the Wren & Martin titles. The most famous book of Manakji Cooper Trust is Wren & Martin Grammar and Composition, which is very famous throughout the country. S. Chand and Company was the first Indian publishers to acquire rights of Britannica Encyclopedia for Indian subcontinent during 1970s. S. Chand, a name which inculcates confidence in the hearts of authors, teachers and students not only in India but the entire Asia and Africa wherever their books are exported. S. Chand had the largest printing setup in India, having full in-house printing infrastructure
and state-of-art modern printing machinery and other equipments. This resulted in low cost of books which were made available to the students in the market. It was due to Bauji's vision that today S. Chand has one of the finest and most advanced technological infrastructure to print its own books in a very large printing setup with automatic machines, and the first to adopt phototype setting process for composing somewhere in 1977. He was also the first to introduce the Sulby perfect binding machine. The Sulby perfect binding machine, an automatic binding machine that grinds down the binding edge of the book to help the glue get a better grip on the books. Then it applies the glue onto the leaves, that is unbound sheets of paper, of the guts, and lastly the perfect binding machine applies the cover onto the guts and clamps down for a brief moment. And a new machine was added by him for the first time in the country, which was Moraine lamination machine. Moraine lamination machine was for laminating the title covers of the books. It becomes strong and difficult to tear it. It was introduced in India for S. Chand books exclusively to be the first to have the laminated titles. The employees of S. Chand and Company and the people who have worked with Bauji vouched for the cordial relations. Employer-employee relations in S. Chand and Company has been more than cordial. No one has been ever asked to quit. There have been innumerable cases where people not only worked for decades but also joined as junior functionaries and rose to become senior managers. An example of one such is Bhagirath Kaushik, an exemplary one who worked from start to end more than 50 years at S. Chand and Company, which may be a record in itself. मैं भागीरथ कौशिक आज बाबू श्यामलाल जी गुप्ता को स्मरण करते हुए, बाबूजी एक कर्मयोगी थे। मैं जब श्यामलाल जी गुप्ता ने मुझे व्यवसाय में रखा, हिंदी पुस्तक प्रकाशन और हिंदी की के प्राइमरी की पुस्तकें भी लंदन में छपकर आती थी। श्यामलाल जी ने एस. चांद कंपनी के नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया। उस समय सुविधा संपन्न नहीं था। मैंने एस. चांद में सन 1965 से 2015 तक काम किया। एज ए पिकअप बॉय मैंने ज्वाइन किया। एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं रिटायर हुआ। 50 वर्ष मैंने काम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। सभी लोगों का कहना था कि आज तक किसी ने भी एक कंपनी में इतने दिनों तक 50 वर्ष तक लगातार जीरो से हीरो तक काम नहीं किया। जीरो मतलब पिकअप बॉय, हीरो मतलब वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं एस. चांद परिवार में शामिल हुआ 1965 में। बाबूजी के सामने पेश हुआ, बाबू श्यामलाल जी गुप्ता के सामने पेश हुआ, तो उन्होंने मुझे पूछा क्या काम कर सकते हो। मुझे शुरू से पुस्तकों से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने कह दिया मैं पुस्तकों से के साथ रहकर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पुस्तकों के गोदाम में रख दिया, साथ ही नसीहत दी मेहनत करो और तरक्की करो। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे पूछा कैसा चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा। साथ ही एक प्रार्थना भी की, बाबूजी मैं सर्विस के साथ पढ़ना भी चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, तोला और बोले शाम की कक्षा में पढ़ाई कर सकोगे। मुझे और क्या चाहिए था, मैं तुरंत तैयार हो गया। उन दिनों बाबूजी के पास एक फिएट कार होती थी। एक दिन शाम को उन्होंने मुझे ऑफिस बंद होने के बाद बुलाया और कहा मेरे साथ चल। मैं तुरंत गोदाम से नीचे आया तो वो गेट पर खड़े थे। मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठाया और अजमेर गेट दिल्ली कॉलेज में ले गए, जहाँ मेरा शांति कॉलेज में प्रवेश कराया।
उस समय श्री आहूजा उस कॉलेज में हुआ करते थे। फिर तो शाम को 6 बजे तक ऑफिस में तथा 6:30 से रात 9 बजे तक कॉलेज में मेरा समय बीतता था। समय बीतता गया, मेहनत से भी तरक्की करता गया तथा स्नातक भी बन गया। बाबूजी के आशीर्वाद से मैंने नौकरी के साहित्य रत्न MA हिंदी रानी शास्त्र भी किया। सन 1977 में कंपनी ने नागपुर में शाखा प्रबंधक बनाकर भेज दिया। फिर रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर आदि के पद पर कार्य करते हुए मैं आज मतलब रिटायर होने तक वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पहुंचा। मैंने 11 प्रमोशन लिए थे अपने समय में। ये सब बाबूजी के आशीर्वाद में मेरी मेहनत से हुआ। उस दिन बाबूजी अपने साथ ले जाकर कॉलेज में प्रवेश नहीं दिलाते तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। आज जीवन के इस पड़ाव पर लोग पूछते हैं कि इतने दिनों HR में काम करते हुए आपने क्या कमाया। मेरा लोगों का एक ही उत्तर होता है, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति। इन पुस्तकों के भंडार में रहती है मुझे बाबूजी का आशीर्वाद तथा मित्रों का सहयोग और अधिक करने का संबल प्रदान करता है। मेरे अपने विचार से बच्चे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं और उनके शिक्षा दीक्षा हमारी कमाई। मेरे तीनों बच्चे मेरे आश्चान में रहते हुए पुस्तक रूपी वो घर के वातावरण के कारण मैं श्री श्यामलाल गुप्ता जी के आशीर्वाद व मार्गदर्शन से आज उप शिक्षा प्राप्त कर सके। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है और बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि। जय हो। Eschan and Company started exporting books to West Asia, Southeast Asia and African countries. This work was initiated by my elder brother Rajendra Kumar Gupta, also known as Raje Babu. Following the legacy, I had the privilege to be called as the brain behind the colored school textbooks published by Eschan and Company, which was a great hit. It was during 1972 to 78 that Shri Shyamlal Gupta got elected to the Rajya Sabha from Bihar on the ticket of Congress O, which later merged with other parties to become the Janata Party. His parliamentary tenure will also be remembered for the paper control order promulgated by the government, under which every paper mill was to manufacture printing paper, a percentage of which was earmarked for publishers at a controlled price. Babuji helped the publishing industry in a big way by convincing the government to introduce the section of income tax 80QQ for reducing tax on profits by book publishers by 20%. This move helped a lot to the publishers as well as to the students, as the costs of the books got reduced. He did not fritter away the opportunity of his proximity to a distinguished galaxy of political stars, but through his publishing house brought out their biographies to enrich the genre of Indian books. While talking about his philanthropic activities, one cannot forget to mention about the Shyamlal Charitable Trust, free education to the poor, free health treatment to the poor, employment opportunities, Shyamlal College and Shyamlal Nursing Home. In 1964, he started the Shyamlal College in the Trans-Jamna area where there was no college. The foundation stone was laid by the then Vice President Dr. Zakir Hussain. He was so intimately connected with education that he wanted to spread education among the poor and needy. He was awarded the honorary citizenship of Iowa State in the United States of America in 1962. This was much before the Indian government recognized his services and conferred upon him the title of Padam Shri in 1969 for his services to the society. He widely traveled globally and kept himself abreast
with the development taking place in the publishing world. He promoted the publishing activities and brought all the publishers on one platform, and was the founder and first president of the Federation of Indian Publishers. In his personal life, Bauji was a man of discipline and strict routine. He maintained an active lifestyle with regular physical exercise like walking, balanced diet, and timely sleep. He never fell ill in his lifetime and was very active even in his last days at the age of 77. After Bauji's demise, his legacy was continued by my elder brother Rajendra Gupta and followed by me. As I took retirement, the charge of S. Chand and Company was handed over to my son Himanshu Gupta and my elder brother's son-in-law Dinesh Jhunjhunuwala, who made S. Chand and Company into public, and they are running it well. In year 2013, after parting my ways legally with my first wife Savita Gupta, I married Kiran, who was already having two daughters, Jinni and Kashish. मुझे बाबूजी की कुछ बातें याद आती हैं, जिनमें से एक मैं बताना चाहूँगा। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तो काम बहुत था, मैं बिल्कुल नया था। तो शाम को जब छुट्टी हुई ऑफिस की तो बाबूजी फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठता था। तो बाबूजी ऊपर से उतरे तो सीढ़ियाँ थीं, तो मैं भी सीढ़ियों पे अपने ग्राउंड फ्लोर से उतर रहा था, तो हम दोनों सीढ़ियों पे मिले। तो मैंने बाबूजी से वैसे ही बोला एज ए फादर, बाबूजी यहाँ तो बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत बहुत है, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप बाज़ार में जाओ, कोई नौकरी ढूंढ लो और वहाँ नौकरी करो, तो वहाँ तो 10 से 6 के जो टाइमिंग्स होंगे उसमें ही काम करना पड़ेगा। अब ये चॉइस तुम्हारी है, तुम क्या करना चाहते हो। और इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए और चलाने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो चॉइस इज़ योर्स, ये उनका कहना था। दूसरा मुझे उनका एक वाकया याद आता है। मेरे जो बड़े भाई राजेंद्र गुप्ता, जिनको हम राजे बाबू भी कहते हैं, उन्होंने एक मैनेजर रखा था। तो उससे उन्होंने एक कागज़ जो है फ़ोटोस्टैट करवाना था, और ऑफिस में फ़ोटोस्टैट की मशीन नहीं थी। तो फादर से बोला, तो फादर बाबूजी ने कहा कि देख राजे, तू अपने आप जा बाज़ार में और इसकी फ़ोटोस्टैट करवा के लाना, इसको मत देना। लेकिन उन्होंने बाबूजी की बात नहीं मानी और उसको वो कागज़ दे दिया और वो फ़ोटोस्टैट करा के ले आया। उसने उस कागज़ की एक दूसरी कॉपी भी बना ली, जिसका फिर उसने बाद में हमें मिसयूज़ किया। तो ये उन्होंने जो चीज़ें बतलाई, इससे एक तरीके से मैं कहूँगा कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद कुछ लाइट मोमेंट्स जो लाइफ में उनके साथ रहे, उसके कुछ वाकया मैं बताना चाहूँगा। मेरी एक मुँह बोली बहन थी विजय लता जैन। उसने अपना नया काम शुरू किया था। उसके हस्बैंड का नाम है अजय जैन। तो अजय जैन और लता जैन दोनों ने ये बिज़नेस शुरू किया, बट लेटर ऑन शी वॉज़ मोर स्मार्ट। उसने वो काम धीरे धीरे टेक ओवर कर लिया और हस्बैंड को धीरे धीरे साइड लाइन कर दिया। तो दोनों जब हमारे घर पे आते थे और बाबूजी भी रहते थे, तो बाबूजी को पता लगा कि ऐसे ऐसे है, तो बाबूजी उससे हमेशा कहते थे कि विजी तेरे मैनेजर के क्या हाल है। तो ये मतलब एक बड़ी हंसी वाली बात थी। एक इसी तरह से मेरा फ्रेंड था रज्जो, उसकी वाइफ थी आशा। तो आशा जो उनकी वाइफ थी वो थोड़ी मोटी थी। तो वो जब भी आते थे घर में तो उसके हस्बैंड से, अजय से, अपने रज्जो से वो ये पूछते थे कि रज्जो ये बता, तू इसको अपनी वाइफ को कौन सी अपने चक्की का आटा इसको खिलाता है जो बड़ी अच्छी, मतलब ये मजबूत लगती है। तीसरा वाकया जो मुझे याद आता है, मेरे बचपन का दोस्त जय भगवान शर्मा,
उसके लड़के का एडमिशन होना था और बाबूजी ने अपना जो कॉलेज खोल रखा था श्यामलाल कॉलेज, उसमें वो चाहता था कि उसके लड़के का एडमिशन हो जाए, जो कि उसके हिसाब से कुछ भी मुश्किल नहीं था बाबूजी के लिए। तो बाबूजी के पास आया तो बाबूजी ने उसको एक प्रिंसिपल के नाम एक चिट्ठी बना के दे दी कि भाई इसके एडमिशन ज़रा देख लेना, कर लेना। और उसको चिट्ठी जैसी दी तो वो ऑफिस से चला गया बड़ा खुश। जैसे ही वो कैबिन से बाहर निकला तो पीएन को बोल के बाबूजी ने उसको दोबारा वापस बुलाया कि जय भगवान, बात सुन, ऐसी चिट्ठियाँ तो मैं बहुतों को दे चुका हूँ, तू समझना, ये मत समझना कि एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन तो वहाँ जो भी होगा वो तरीके कायदे से ही होगा।